हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज़, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के साइंस अध्याय 10। एनसीईआरटी बुक का 10 है। अगर आप भारतीय भवन या कोई अन्य प्रकाशन का बुक लीजिएगा तो ये फिजिक्स का पहला अध्याय है और ये एनसीईआरटी का 10वां अध्याय है। आज का अब सीरीज में हम बात करेंगे कि ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हम साथ साथ चलेंगे और कक्षा 10 के हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स भी और मैथ भी। आपको दिन में 2 से 3 वीडियो पर डे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं जो बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल में से उनमें से एक अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस अध्याय के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि हम जो अध्याय के मेन क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को जानेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब ये सीरीज़ हमारा समाप्त हो जाएगा तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर लास्ट में आपके लिए जो चुनिंदा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सब प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले क्या समझते हैं प्रकाश। देखिए, प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। यदि आप ऐसा कल्पना कीजिए, अगर प्रकाश नहीं होती तो पृथ्वी का क्या हाल होता। ना पेड़ पौधे होते, ना मनुष्य जी पाता। क्योंकि जब पेड़ पौधे होते नहीं तो मनुष्य खाता क्या। जब कोई खा नहीं पाएगा तो ज़्यादा दिन जी पाएगा क्या? बिल्कुल जी नहीं पाएगा। इसीलिए प्रकाश हमारे जीवन के लिए या पूरे पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम समझते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, अगर प्रकाश का परिभाषा देखा जाए तो हम अनेक तरह से दे सकते हैं। अगर पहला देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश हुआ कार्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर ये भी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो चलिए हमने क्या किया, प्रकाश को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को देख कब पाते हैं? देखिए, हम किसी वस्तु को देख तभी पाते हैं जब प्रकाश जो है उस वस्तु से टकराकर पुनः हमारे आंखों तक पहुंचती है। यदि प्रकाश की किरण या प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंचती है तो हम उस वस्तु को नहीं देखते। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, अगर अंधेरी रात हो और आपके घर में क्या हो, रोशनी हो, अगर आपको बाहर देखना है खिड़की से तो बाहर किसी भी वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख पाइएगा। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे रोशनी पूर्णतः नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जिस वस्तु का है उस वस्तु तक प्रकाश, जिसके कारण हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसी का उल्टा, अगर हम बाहर खड़े हैं और सूर्य यानी कोई भी रोशनी जो है कमरे में क्या है, पूरा खिला हुआ है, यानी रोशनी पूरा बना हुआ है, और बाहर किसी वस्तु को हम देखना चाहते हैं कमरे के अंदर का, तो हमें हम देखना चाहते हैं उस वस्तु से किरण क्या होता है, या प्रकाश टकरा कर हमारे उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, ये हुआ प्रकाश के हम कब देख पाते हैं, कब नहीं देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है। देखिए क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किस में, निर्वात में। ये जो वेग होगा किस में होगा, निर्वात में होगा। आपका किस में होगा, निर्वात में। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, पानी में प्रकाश का वेग करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पानी में ये होता है। कभी कभी आपका बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो निर्वात में आपका कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से अगर कांच में देखा जाए, किसमें,
कांच में, तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वो किस में होता है? कांच में होता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं इसका आगे वाला कुछ प्रश्न, है ना। देखिए, जब प्रकाश है तो उसमें एक चीज आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? आपका किरण। क्या है? आपका किरण। देखिए, आखिर किरण किसको कहते हैं? चलिए समझते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है ना। देखिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ, यानी यहाँ थो होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, है ना। गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश का जो है, जो किरण होता है वो समूह में होता है। क्या होता है? समूह होता है। जिस समूह में होता है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रकाश पुंज क्या है। देखिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक है, या प्रकाश समूह भी कहा जाता है। देखिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं समझते हैं। प्रकाश के किरणें या किरणों, यहाँ पे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश के जो है एक साथ अगर प्रकाश की किरणों का समूह उपस्थित होगा तभी हम क्या कहेंगे? प्रकाश की पुंज। पुंज मतलब झुंड, या समूह मतलब एक साथ अगर 3, 4, 5, 6 इन सब चीज रहता है तब वो क्या कहलाता है? झुंड कहलाता है। क्या कहलाता है? झुंड कहलाता है। अब समझते हैं प्रकाश पुंज को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला है वो समांतर किरण पुंज, है ना, समांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। देखिए, ये जो है कभी कभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि प्रकाश पुंज क्या है ना। तो क्या है वो? कितने प्रकार के हैं? तो ये क्या है? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो देखें यहाँ पे, जैसे कि आपको बताएं कि ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है समांतर, जो कि मैंने बताया। तो चलिए समझते हैं समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। समझते हैं हम समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो समांतर अगर प्रकाश पुंज हमको क्या करना है? देखना है। तो चलिए हम इसका परिभाषा को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, समांतर मतलब क्या होता है? लगातार, जब 2 या 2 से चीज, मतलब 2 या 2 से अधिक किरण लगातार हर जगह उसका बीच की दूरी क्या हो? समांतर हो, मतलब हर बराबर हो, तो वैसी किरण को समांतर किरण कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होते हैं उसे क्या कहा जाता? उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये और ये किरण, दोनों किरण क्या है? समांतर है। मतलब यहाँ से बीच की दूरी और यहाँ पे बीच की दूरी दोनों क्या है? बराबर है। फिर ये दोनों की बीच की दूरी क्या है? बराबर है। यानी आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे है, अगर ये किरण है इस तरह से, मतलब ये वाला बीच की दूरी और यहाँ पे किरण है ये वाला बीच की दूरी दोनों का बराबर है, तो ये इसका समांतर हुआ, ये इसका क्या हो गया? समांतर। ये दोनों आपस में क्या है? सब तीनों जो किरण है वो क्या है? समांतर है ना। इसको क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखते हैं, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ध्यान से देखिए, है ना। इसको क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट को अपसारी, जिसको क्या कहा जाता है? अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। किसे कहते हैं समझते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या है, यहाँ पे इस तरह से ना होगा, सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए, 2 चीज है, एक होता अपसारी, एक होता अभिसारी। अप मतलब क्या? दूसरा। देखिए अगर हम यहाँ पे करेंगे अप मतलब क्या होता है? दूसरा ना होता। ये आप से ले लीजिए, आप से क्या ले लेंगे? आप। याद रखने का ट्रिक बताते हैं, क्या करेंगे? याद रखने का ट्रिक बताना। अप मतलब आप मतलब क्या? दूसरा। यानी अगर एक बिंदु से दूसरी जगह यहाँ पे प्रकाश की किरण निकलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसी प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तो अप मतलब क्या? आप मतलब दूसरा, दूसरी को जाता है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो अभिसारी। अभी मतलब होता है अभी हम जाएंगे, तो अभी किसको बोलते हैं? हम खुद से बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खुद। यानी अभी से हम अर्थ लेंगे, क्या लेंगे? खुद।
क्या लेंगे? खुद। खुद का मतलब क्या? अपने बारे में सोचना। अब अपने बारे में जब सोचेंगे तो कोई बिंदु है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा। एक ही बिंदु पे जो है ना इस तरह से किरण आएगा। मतलब जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर क्या होता है? मिलता है। तो वैसे प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, है ना। जैसा अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, से नहीं होगा, पर मिलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। यानी वो जो है ये एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। जैसे यहाँ से आया, इधर से आया, इधर से आया, लेकिन बिंदु पे कहाँ पे मिला? एक ही बिंदु पे। वो जो है आपका कहाँ पे? एक ही बिंदु पे। जिस तरह से ये इस तरह से आया है ना, ये अंदर के एरो का चिन्ह होगा क्योंकि एक ही बिंदु पे मिलता है। अब वहाँ पे जो है था, यहाँ पे बाहर का चिन्ह था क्योंकि वो क्या दूसरी ओर मिलता था, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ये रहा इसका फिगर। देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु पर आके मिलता है ना। क्या मिलता है? एक ही बिंदु पर आके मिलता है। ठीक है, क्या करता है? एक ही बिंदु पे आके मिलता है। अब देखिए कोई, देखिए यहाँ पे देखिए प्रकाश को जो है ना, प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश जहाँ से निकलती है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो प्रकाश देती है और एक वस्तु जो प्रकाश नहीं देती है। तो चलिए समझते हैं उसको क्या क्या कहते हैं, है ना। उसको हम क्या क्या कहते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है क्या? परदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूमिनस, है ना। तो ये सब चीज को क्या कहते हैं, यानी किसे कहते हैं? तो चलिए समझते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है परदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? परदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? परदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, मतलब ऐसे समझिए कि वह प्रकाश की वह वस्तु जिसमें प्रकाश के क्या होता है? प्रकाश निकलती है ना, जो खुद क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? परदीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? परदीप्त। जैसे हमारा क्या होगा? सूर्य है, तारे हैं, जलती हुई मोमबत्ती है, जुगनू है, इस प्रकार के जो भी जो है ना, वो क्या है? आपका क्या? प्रकाश देती है। यानी जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, उन सभी वस्तुओं को ही क्या कहेंगे? परदीप्त पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? परदीप्त पदार्थ। अब देखिए एक होता है अपर्दीप्त पदार्थ। तो सिंपल सा, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? अपर्दीप्त। तो चलिए समझते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपर्दीप्त। उसे क्या कहते हैं? अपर्दीप्त या वादित्व। अपर्दीप्त या अदित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अदित्व कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसका यहाँ पे क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस। क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस। ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनस। ठीक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? परदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वो क्या कहते हैं? अपर्दीप्त कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईंट, पत्थर, बेंच, कुर्सी आदि, ये सब क्या होता है? अपर्दीप्त होता है। क्या होता है? अपर्दीप्त होता है। क्या होता है इसे? ये सब अपर्दीप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब कौन सा वस्तु? देखिए यहाँ पे वस्तु को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, है ना, दूसरा अपारदर्शी, एक होता अपारभासी। तो चलिए हम उसको भी समझते हैं। देखिए समझिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? यानी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी वो कौन सा वस्तु है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें प्रकाश की किरण आर पार होती है। तो चलिए हम समझते हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब वह किरण यानी वह क्या कहते हैं? वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। इसी का एक उल्टा होता है, वो क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? वो अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए हम क्या करते हैं उसको भी समझते हैं, अपारदर्शी पदार्थ को समझते हैं ना। ये देखिए आपका अपारदर्शी पदार्थ, सिंपल सा उसी का क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। क्या हो जाएगा आपका? उल्टा। उल्टा समझिए,
मतलब वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे मिट्टी, पत्थर आदि, इन सब चीज़ों से क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है। जिसमें होती है पारदर्शी, जिसमें नहीं होती है वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। क्या कहलाएगा आपका, अपारदर्शी। तो ये हुआ अपारदर्शी। और तीसरा इसमें पॉइंट एक होता है जिसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पारभासी पदार्थ कहते हैं, है ना। उसे क्या कहा जाता है, पारभासी पदार्थ कहा जाता है। देखिए उसको क्या पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, चलिए आपको हम बता दें कि वह पदार्थ जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश की किरण आर पार होती है, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से आर पार होती है, उसे ही क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, है ना, क्या कहता है, घिसा हुआ कांच। और क्या होता है, तेल लगा हुआ कागज। जो घिसा हुआ, जैसे अगर मान के लिए ये कांच है, इसमें अगर घिसा हुआ होगा तो क्या पूर्णतः प्रकाश की किरण आर पार होगा, नहीं होगा, मतलब कुछ मात्रा में होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज, उसमें भी क्या होता है, प्रकाश की किरण आंशिक रूप से इधर उधर होता है, पूर्णतः इधर उधर नहीं हो पाता है ना, क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो ये हो गया क्या, पदार्थ हमने बताया, एक क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब समझते हैं छाया। देखिए जीवन में एक ऐसा चीज है छाया, जो आपके हर समय हर जगह जाता है। देखिए छाया कब बनता है, यही तो बताना है कि जब कोई वस्तु क्या होता है, छाया कब बनता है, मतलब जब रोशनी होती है उसके विपरीत, जब अपारदर्शी वस्तु होता है उसके विपरीत जो अंधेरे का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, शैडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैडो। चलिए देखते हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसके विपरीत जो अंधेरा का क्षेत्र होता है उसे छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। फिर समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, अपारदर्शी वस्तु पर, क्या किस पर, अपारदर्शी वस्तु पर। समझिए यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसके विपरीत अंधेरा का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे ये हमारा दीवार है, ये हमारा क्या है, दीवार है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ा, जब प्रकाश की किरण पड़ा तो इसके तो इधर आर पार नहीं होगा, तो इसके विपरीत थोड़ा सा क्या होगा, काला तरह से दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, है ना। अब समझते हैं, देखिए अब जब छाया होता है तो प्रकाश का जो है ना परावर्तन भी होता है। क्या होता है, प्रकाश, देखिए प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है। एक होता है क्या, नियमित, एक होता है अनियमित। एक होता है क्या, नियमित, और एक होता है अनियमित। अब नियमित किसको बोलते हैं, अनियमित किसको बोलते हैं। अगर प्रकाश की किरण कहीं पे पड़ा और जिस एंगल पे पड़ा उसी एंगल से लौट गया तो वैसे प्रकाश की किरण, मतलब वैसे घटना को प्रकाश के नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, अगर ये रहा, यहाँ पे वस्तु है, चिकना वस्तु, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और लौट गया, मतलब जितना डिग्री पे आया उतना डिग्री पे क्या हो गया, लौट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, नियमित। अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, कभी ऐसे लौट गया, फिर यहाँ पे आया, कभी ऐसे लौट गया, मतलब उसका लौटने की और आने का जो कोण होता है वो बराबर नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनियमित कहला जाता है। प्रकाश के परावर्तन वो क्या कहलाता है, अनियमित। क्या कहा जाता है, अनियमित। जैसे उबड़ खाबड़ क्या होगा, जमीनों में, या जहाँ पे ज़्यादा पत्थर होंगे या कुछ छोटा बड़ा होगा, मतलब उबड़ खाबड़ होगा, चिकनापन नहीं होगा, तो वैसी जगह में क्या हो जाएगा, प्रकाश का अनियमित क्या होता है, परिवर्तन होगा। तो चलिए हम समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, वर्णन करें। यानी प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, इसे वर्णन करें। तो चलिए हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से लौट जाता है तब उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन, ये जैसे वस्तु है ना, ये क्या होता है, वस्तु है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वस्तु है, यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ा और इधर क्या हो गया, लौट गया। तो अगर यहाँ पे पड़ा और पढ़ने के बाद लौटने की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आ गया, आई होप। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं, यहाँ पे लिखना था, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश है ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितना नियम, दो नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला है, समझते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए ये फिगर है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये वाला आपतन बिंदु हुआ, गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर होता है। ये इसका नियम है। क्या है इसका? ये नियम है। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी क्या हो जाएगा? आपतन कोण, यहाँ पे कोण होगा, आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? कोण आई से सूचित किया जाता है। जबकि परावर्तन कोण को कोण किससे? आर से सूचित किया जाता है। किससे? कोण आर से। इसीलिए तो कहते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यानी ये कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ वस्तु रखी हुई है, यानी कुछ चिन्ह दिया। जैसे यहाँ पे क्या है? आपतित किरण। पहले आपको हम बता दें ऐसे डायरेक्ट कि आपतित किरण आखिर है क्या। देखिए ये सिंपल समझिए, यानी किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना, या दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण, ये वाला किरण किसको कहेंगे? तो इसका सिंपल सा परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि वह किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद या टकरा कर लौट जाती है उसे ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आपतन क्या होता है? परावर्तन के बाद टकरा कर लौट जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ अभिलंब। अब अभिलंब किसको कहते हैं? देखिए अभिलंब का अगर परिभाषा देखा जाए इस तरह दे सकते हैं कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। जो आपतन बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिलंब कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन के नियम भी हो गए और उसका जो पॉइंट था जो मेन उसे भी हमने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट, है ना, ये रहा आपका आगे का। देखिए समझते हैं, प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमेज। क्या कहा जाता है? इमेज। तो चलिए समझते हैं प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, ये चीज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटी हुई मालूम होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटी हुई मालूम होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहा जाता है। दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज। तो चलिए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है क्या? देखिए किसी वस्तु पर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस वस्तु पर वास्तव में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ऐसे समझिए, यदि कोई वस्तु क्या करता है, कहीं पे मिलता है, जैसे यहाँ पे कोई दर्पण है, ये हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? दर्पण। इस तरह से हो गया। दर्पण होगा तो ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर यहाँ से वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरणें, यहाँ से वस्तु आ रही है प्रकाश की किरणें, तो ये हमेशा फोकस से टकराकर इधर लौट जाएगा। क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। अगर यहाँ से हम गिरेंगे तो ये यहाँ से लौट जाएगा। अगर इस वस्तु पे बना तो यहाँ पे क्या बनेगा? कुछ प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? कुछ प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, ये यहाँ से लौट के आ गया, ये इधर से लौट के आ गया फोकस होते हुए। तो ये वाला जो बना हमारा इस वस्तु हमारा क्या है? जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए डैश होगा, यहाँ पे क्या होगा? बी डैश होगा। तो इसका क्या होगा? उल्टा बना। क्या बना? उल्टा बना, है ना। इसको वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा लगभग क्या होता है? उल्टा ही बनता है। ज्यादातर क्या बनता है? वो
वो उल्टा बनता है। तो ये रहा हमारा क्या प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो गया ये वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ये देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, जिसको क्या कहा जाता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है ना। क्या कहते हैं तो चलिए समझते हैं। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस वस्तु से आती हुई मालूम होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आती हुई मालूम होती है, एग्जैक्ट पता नहीं चलता है लेकिन आती हुई मालूम होती है, उसे उस वस्तु का क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है दर्पण है, ये हमारा क्या है दर्पण, यहाँ पे मुख्य अक्ष होगा, यहाँ से वस्तु आ रही है ना, ये हमारा क्या हो रहा है वस्तु जा रही है। अब जैसे यहाँ पे गया और ये इसके बाद पुनः क्या हो जाएगा लौट जाएगा फोकस में, क्या हो जाएगा ये पुनः लौट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वस्तु है और ये देखिए इस तरह से अगर हम ये वस्तु का करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये सी से होकर, कहाँ से किससे होकर सी, यहाँ पे होगा क्या सी वक्रता केंद्र। हम आगे चल के आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वक्रता केंद्र आखिर है क्या, है ना, वक्रता केंद्र आखिर है क्या। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से हम सी से एक वस्तु का किरण लेंगे, क्या करेंगे वस्तु किरण लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से टकराएगा तो ये वापस आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट जाएगा। और ये प्रकाश किरण इसको डॉट डॉट में लेके जाएंगे, क्या करेंगे इसको डॉट में, यहाँ पे हमारा क्या होगा एक क्या हो जाएगा छाया बनेगा। ये डॉट डॉट का मतलब काल्पनिक, क्या हो जाएगा काल्पनिक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक बनेगा। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन, या तो काल्पनिक क्या होता है सीधा बनता है, दूसरा क्या होता है इसका क्या अस्तित्व पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में है या नहीं, मतलब इसे फिर मालूम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। ये रहा क्या हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, और ये हमारा क्या हो गया उसका चित्र आपको बताने का प्रयास किए हैं, है ना। यहाँ पे एक वस्तु किरण खींचेंगे इस तरह से और ये वापस इस तरह से आएगा, ठीक इस तरह से आ जाएगा। तो हमने आपको बताया वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, किसे कहते हैं। फिर एक बार दोहरा देते हैं। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस वस्तु से आती हुई मालूम होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करते हैं, जो बहुत ही क्या है परीक्षा की दृष्टि से खास है ना, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्वेश्चन क्या है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ क्या लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर इस तरह से आप सवाल लिख लेते हैं या फिर ये आप अपने अनुसार समझने के बाद लिख लेते हैं तो शायद आपको परीक्षा जो चेक करने वाला है वो आपको निगलेक्ट नहीं करेगा, अच्छा से अच्छा नंबर अवश्य ही देंगे। यहाँ वास्तविक कटान से बनता है, यह जो है वास्तविक कटान से बनता है, और इधर जो काल्पनिक प्रतिबिंब यह काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें दर्पण के सामने बनता है, यह जो है यह दर्पण के सामने बनता है। इसमें जो है प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के सामने वाला बनता है, और इसमें जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, क्या हो जाएगा प्रतिबिंब होगा। ये दर्पण के क्या होता है पीछे बनता है, क्या बनता है दर्पण के पीछे। जैसा कि मैंने अभी बताया ये वो क्या होता है वास्तविक में इधर बनता है ना, इधर बना, और काल्पनिक में क्या उधर बना, मतलब क्या पीछे बना, और इधर क्या बना सामने बना, ठीक है, क्या बना उसे सामने बना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये वाला टॉपिक जो है ना समाप्त के कगार पे है। चूँकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है, हम आगे का वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। तो यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। यदि आपको अच्छा लगता है ठीक तो हम क्या करेंगे इसका सीरीज आगे और बढ़ाएंगे और बहुत फास्ट बढ़ाएंगे, और परीक्षा आते आते मतलब मार्च आते आते मैं पूरा 10 क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।